नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद गणेश में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इंडियन पॉलिटी का एक वीडियो लेकर आया हूं, जो आधारित होगा एनसीईआरटी के सार संग्रह पर। इस एनसीईआरटी के सार संग्रह में 6 to 12 तक के जितने भी एनसीईआरटी की बुक्स हैं, उसका सारी चीज़ों का संग्रह जो है इस बुक में किया गया है। और यहाँ पर जो है आपको वन लाइनर दिखेगा, लेकिन मैं जब आपको इस वीडियो में करवाऊँगा तो वन लाइनर के साथ साथ में थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, ताकि आप वीडियो को अच्छे से समझ सकें और आसानी से चीज़ों को याद कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं और बात करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की। इंडियन पॉलिटी का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है भारत का संवैधानिक विकास। इसको आप पॉलिटी में भी पढ़ सकते हैं और हिस्ट्री में भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ताकि ये चीज़ जो है अच्छे से कवर हो जाए। बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो कलकत्ता में 1774 में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको। होता क्या है कि 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ ने जो है क्या करा था कि एक ब्रिटिश कंपनी को एक अधिकार पत्र सौंपा था 15 वर्षों के लिए, कि वो पूर्वी देशों में जाकर व्यापार कर सके। और वो कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती तो व्यापार करने के लिए है 1600 ईस्वी में, लेकिन धीरे धीरे वो राजनीतिक व्यवस्था में भी अपना प्रभुत्व जमा लेती है। पहले पलासी का युद्ध और उसके बाद में बक्सर के युद्ध के माध्यम से अपना राजनीतिक नियंत्रण जो है भारत में वो स्थापित कर लेते हैं, और उसके बाद में भारत में वो अपना शासन चलाने लग जाते हैं। और इसी क्रम में भारत में जो है कई सारे चार्टर, कई सारे एक्ट और कई सारे अधिनियम जो है वो कंपनी द्वारा लाया जाता है। और उसी चार्टर, उसी अधिनियम को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला जो एक्ट आया था वो था रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1773 में आया था। और इस एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में 1774 में क्या करा गया था, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इसके जो प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे पहले कलकत्ता के, वो थे एलिजा इम्पे। तो ये भी आप ज़रूर याद रखिएगा कि जो कलकत्ता का जो सर्वोच्च न्यायालय था उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो एलिजा इम्पे थे। आगे हम बात करते हैं भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ। तो ये चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा भारत को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार मिला। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई। भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत पहले भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार मिला, उसके बाद में बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। ठीक है। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया। तो ये था 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानमंडल जो था उसको द्विसदनीय बनाया गया। भारत में राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है। यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति है और जो अध्यादेश वो जारी करते हैं वो किस अधिनियम के तहत जारी करते हैं, वो शक्ति जो है वो कहाँ से प्राप्त हुई है। तो वो शक्ति भारत शासन अधिनियम 1935 से प्राप्त हुई है। भारतीय जो संविधान बनाया गया है, भारतीय संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 80% प्रावधान जो है वो भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया है, या तो कुछ उसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया या फिर उसको एज इट इज़ ले लिया गया है। यहाँ पर एक बॉक्स में आपको दे रखा है कि किस प्रकार से भारत का संवैधानिक विकास होता है।
भारत का अगर देखें तो भारत में जो व्यवस्था चलती है वो दो तरीके से चलती है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत चलती है और एक ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत का शासन चलता है। होता क्या है, 1857 की क्रांति से पूर्व, 1857 की क्रांति से पहले जो भी शासन चल रहा था उस पर नियंत्रण जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत में शासन चल रहा था। लेकिन 1857 की क्रांति के पश्चात भारत में जो शासन है वो सीधा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया और ब्रिटिश क्राउन के द्वारा भारत में शासन चलाया जाने लगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो भी शासन चलाया जाता था और जो भी कानून बनाए गए उनको एक्ट या चार्टर के नाम दिया गया। लेकिन ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो शासन चल रहा था और उसके दौरान जो भी नियम कानून बनाए गए उसको अधिनियम का नाम दिया गया। तो इसलिए आप इधर अगर देखेंगे तो हर जगह एक्ट या फिर अधिनियम आपको चार्टर दिखेगा। तो आप देखेंगे, पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। और इसके बाद में जो भी आए ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत वो सारा क्या था, अधिनियम। जैसे कि भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि चार्टर एक्ट और अधिनियम में क्या फ़र्क है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? ब्रिटिश भारत में कौन से अधिनियम के माध्यम से संघीय शासन की व्यवस्था की गई थी? तो वो भी किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935। यहाँ पर एक बॉक्स में दिया हुआ है, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। आगे देखते हैं हम। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो वो भी था भारत शासन अधिनियम 1935। बॉक्स में दिया हुआ है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। यानी कि अभी के टाइम पर भारत में जो केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों को जो बांटा गया, शक्तियों का जो विभाजन है, वो भी कहाँ से लिया गया? तो वो भी लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन द्वारा। सबसे पहले ये कहा गया कि संविधान का जो निर्माण है वो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा होगा। ये प्रस्ताव सबसे पहले किसने दिया था? तो ये था क्रिप्स मिशन द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? यानी कि किस कमेटी या किस मिशन के सिफारिश के बाद भारत में संविधान सभा का गठन किया गया? तो वो कैबिनेट मिशन 1946 में जो आया था उसके अंतर्गत भारत में जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो ये अनुपात था 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। कैबिनेट मिशन ने कुछ और प्रस्ताव सुझाए थे। इन्होंने जो है पूरे भारत को 3 समुदायों में बांट दिया। एक तो था सिख समुदाय, दूसरा था मुस्लिम समुदाय और तीसरा था सामान्य समुदाय। इन 3 समुदायों में पूरे भारत को कैबिनेट मिशन ने बांट दिया और कहा कि इन तीनों धर्मों से या रिलीजन से जो व्यक्ति जो चुनकर आएंगे, जो प्रतिनिधि चुनकर आएंगे, उनको कैसे चुना जाएगा? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति को चुना जाएगा, एक प्रतिनिधि को चुना जाएगा। सपोज़ अगर किसी पूरे भारत में अगर
20 लाख जो हैं सिख हैं, तो वहाँ से कितने प्रतिनिधि चुनकर आएंगे? 2 प्रतिनिधि। ठीक है। वैसे ही अगर मुस्लिम जो है अगर 50 लाख है तो कितने आएंगे? 5 चुनकर आएंगे। तो इस तरीके से 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्धारित किया गया। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो ये चुनाव किया गया था विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। जो संविधान सभा के सदस्य थे उनका चुनाव विभिन्न जो प्रांत थे पूरे भारत में उनकी विधानसभाओं के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। यहाँ पर दिया हुआ है अंतरिम सरकार जो बनी थी भारत में, उनमें कौन कौन सा विभाग किस सदस्य के पास था, उसके बारे में एक बहुत ही अच्छा कलेक्शन दिया हुआ है। तो इसको आप देख सकते हैं। इधर दे रखा है धारित विभाग और इधर सदस्य हैं। तो राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामले जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू के पास थे, चूँकि ये हमारे पहले प्रधानमंत्री भी रहे हैं, इसी वजह से विदेशी मामले जो थे इनके पास था। गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। खाद्य एवं कृषि जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति जॉन मथाई के पास, श्रम विभाग जो था वो जगजीवन राम के पास था। रक्षा मंत्रालय सरदार बलदेव सिंह, वित्त मंत्रालय लियाकत अली खां और शिक्षा एवं कला सी राजगोपालाचारी जी के पास था। नेक्स्ट अगर हम देखें भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो पहली बैठक संविधान सभा की जो है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा। भारत में जब कैबिनेट मिशन आता है तो जुलाई 1946 में 1946 में जो है संविधान सभा का गठन किया जाता है। और संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभा के सदस्यों द्वारा, विधानसभाओं द्वारा, ठीक है, और उनके द्वारा सदस्यों का चुनाव किया जाता है। और उसके बाद में संविधान सभा की बैठकें शुरू होती है। और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, दूसरी बैठक 11 दिसंबर और तीसरी बैठक 13 दिसंबर को होती है। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को जो दूसरी बैठक हुई उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 13 दिसंबर 1946 को जो तीसरी बैठक होती है उसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया जाता है। और ये उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आगे हम देखते हैं संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। ये मैंने बता दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को, यानी कि तीसरी बैठक में। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो ये हुआ था 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12। भारतीय संविधान के निर्माण में सभा में कितना समय लगा था? यानी कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 महीने 18 दिनों का टाइम लगा था। कुल 12 अधिवेशन हुए थे और लगभग 60 लाख रुपए जो है वो खर्च हुआ था। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो थे BN राव। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो ये अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष थी उन्होंने की थी। अब यहाँ पर आता है भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया और भारत का संविधान कब लागू किया गया। यहाँ पर
बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। भारत का संविधान जब स्वीकार करने की बात आती है, अडॉप्ट करने की बात आती है, अंगीकार करने की बात आती है, तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन जब आता है पूर्णतः लागू करने की बात, इम्प्लीमेंट करने की बात या फिर एग्जीक्यूट की बात, तब ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब आपके मन में ये दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि जब 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया, 2 महीना डिले क्यों किया गया? तो इसके पीछे भी एक रीज़न रहा है। होता यूँ है कि 26 जनवरी 1930 को, कब? 26 जनवरी 1930 को भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है, प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में। इसी को यादगार दिन बनाने के लिए, 26 जनवरी को यादगार दिन बनाए रखने के लिए संविधान जो है वो लागू किया गया। कब? 26 जनवरी 1950 को, 2 महीना इसलिए इसको डिले किया गया। ठीक है, ये बॉक्स जो है ये वही सारी चीज़ें दी हुई है जो मैंने अभी आपको बताया। चलिए मैं एक बार रीड कर देता हूँ। एक मिनट। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत यानी अडॉप्ट किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू यानी कि एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ें देख लीजिएगा। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं में लिखा गया, हिंदी और अंग्रेजी, और सभी सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया था। मैं एक चीज़ और यहाँ पर कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि जब भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया तो संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य थे। ठीक है, कितने? 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत से, 93 देशी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे। और इन क्षेत्रों से 389 सदस्यों को चुना गया। लेकिन जब इस पर हस्ताक्षर हुआ संविधान पर, तो इस टाइम पर 15 सदस्य जो थे, 389 में से 15 सदस्य एब्सेंट थे। सॉरी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। सॉरी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो ये हुआ था संविधान सभा द्वारा, यानी कि किसके द्वारा स्वीकार किया गया था? जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रथम बार राष्ट्रीय गान को कब गाया गया था? तो 1911 में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और प्रथम बार वंदे मातरम कब गाया गया था? तो 1892 में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। कलकत्ता का अधिवेशन था दोनों, 1911 का कलकत्ता अधिवेशन और 1892 का कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, तो 1911 में प्रथम बार राष्ट्रीय गान को गाया गया और 1892 में प्रथम बार वंदे मातरम को गाया गया था। चलिए हम आगे शुरू करते हैं। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत कब किया गया? तो ये अशोक जो स्तंभ है उसको 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। आप यहाँ पर देखिएगा 3 चीज़ें हैं। 24 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रीय गान को स्वीकारा गया, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह को स्वीकारा गया। वहीं 22 जुलाई 1947 को
राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था संविधान सभा द्वारा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। आगे देखते हैं, यहाँ पर दे रखा है प्रमुख समितियाँ और उसके जो अध्यक्ष रहे हैं उनके बारे में। एक बहुत ही अच्छा कलेक्शन है और यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था और प्रारूप समिति में जो है वो टोटल कितने सदस्य थे? तो टोटल 7 सदस्य थे। लेकिन प्रारूप जो है संविधान का वो तैयार किया था BN राव ने। किसने? BN राव ने। प्रारूप संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? BN राव ने। लेकिन प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ से आपको कन्फ्यूज़न तो प्रारूप समिति जो है उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन संविधान का जो प्रारूप तैयार किया था वो किसने किया था? BN राव के द्वारा। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आगे देखें तो मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया और संचालन यानी कि जो संचालन हो रहा था पूरे संविधान सभा का उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे हम देखें संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो GV मावलंकर। यहाँ पर आप देखिएगा बॉक्स में दिया हुआ है डॉक्टर BR अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य N गोपालस्वामी अयंगर, डॉक्टर KM मुंशी, BM मित्रा, बाद में इनके स्थान पर N माधवराव, अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डॉक्टर P खेतान, बाद में इनके स्थान पर TT कृष्णाचारी जो है वो आए थे। ठीक है, तो जो प्रारूप समिति जो बनाया गया था, प्रारूप समिति में कितने अध्यक्ष थे टोटल? तो टोटल जो अध्यक्ष थे वो 7 थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिलाकर, और भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष बनाया गया था। और प्रारूप समिति का गठन जो है वो कब किया गया था? 29 अगस्त, ये ध्यान रखिएगा, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर BR अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ? तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर BR अंबेडकर का जो चुनाव है वो किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो वो था बम्बई प्रेसिडेंसी से। अगला जो है हमारा संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उनके स्रोत, अगला जो हमारा पार्ट है, अगला टॉपिक। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये है आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है फ्रांस के सिद्धांत में। फ्रांस की क्रांति का जो नारा था मुख्य, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, वहीं से जो है
हमारे संविधान में इस चीज़ को शामिल किया गया है। आपने देखा होगा कि हमारा जो संविधान बना है उसको कई बार उधार का थैला भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे जो प्रावधान हैं वो अलग अलग देशों से लिया गया है। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है वहाँ से भारत का लगभग 80% जो चीज़ें हैं संविधान का वो लिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसलिए क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय संविधान जो है उधार का थैला है, क्योंकि भारतीय संविधान में जो भी चीज़ें शामिल की गई है उसको एज इट इज़ नहीं अपना लिया गया, बल्कि अपने परिवेश को देखते हुए, अपने पर्यावरण को देखते हुए, उसको ध्यान में रखकर सभी चीज़ों में संशोधन करके उसको जो है अपनाया गया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एक लिखित संविधान है। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एक लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उनके स्रोत। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आपको पता होगा दोस्तों कि हमारा जो संविधान है उसको कई बार उधार का थैला भी कहा जाता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारा जो संविधान बनाया गया है वो विभिन्न देशों के संविधान से बहुत सारी चीज़ें लेकर जो है बनाया गया है। इसी वजह से हमारे संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो हमारा जो भारतीय संविधान बनाया गया है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से बहुत सारी चीज़ें लेकर बनाया गया है। लगभग 80% चीज़ें जो है वहाँ से ली गई है। इसके अलावा विश्व के अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। लेकिन हाँ, ये कहना गलत होगा कि भारतीय संविधान उधार का थैला है, क्योंकि भारत ने अलग अलग देशों से जो भी प्रावधान उठाया है उसमें कुछ ना कुछ संशोधन किया है और अपने परिवेश के अनुसार उसको ढाला है, उसके बाद में उसको अपनाया है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें किन किन देशों से अपनाई गई है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो वो लिया गया फ्रांस के देश से, क्योंकि फ्रांस की क्रांति आपको याद होगा जिसका प्रमुख नारा था स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, तो वहीं से जो है ये लिया गया है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की जो संकल्पना है वो संयुक्त राज्य अमेरिका USA यानी अमेरिका से लिया गया है। आगे हम देखें, तो यहाँ पर है भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। और भारत में जो संशोधन किया जाता है, संवैधानिक संशोधन, वो अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो आर्टिकल 368 के तहत जो है संविधान संशोधन किया जाता है। ठीक है, और 368 से आपको A.V. डिविलियर्स याद आ रहा होगा कि 360 डिग्री है ना, A.V. डिविलियर्स 360 डिग्री, और 360 डिग्री A.V. डिविलियर्स कहाँ से थे? दक्षिण अफ्रीका से। इसलिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई होगी? दक्षिण अफ्रीका से। इस तरीके से थोड़ा ट्रिक लगा के आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें,
भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आपातकाल का जो प्रबंध है वो जर्मनी से लिया गया है, क्योंकि जर्मनी में जो है हिटलर बिल्कुल तानाशाह, तो वो अपनी मर्जी चलाता था। आपातकाल भी स्थिति कुछ ऐसी ही होती है, इस वजह से जर्मनी जो है इसको इस तरीके से कोरिलेट करके आप याद रख सकते हैं। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये है कनाडा से। संघात्मक व्यवस्था के जितने भी विशेषताएं हैं वो सारी की सारी कनाडा से ली गई है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का जो विभाजन है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, लेकिन जो तीसरी सूची थी समवर्ती सूची, वो कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसेस स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये कहाँ से लिया गया है? ये जापान से लिया गया है। प्रोसेस स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? मूल कर्तव्य जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है वो संसद की जननी मानी जाती है, और सबसे पहले संसद का जो निर्माण हुआ है वो कहाँ पर हुआ था? ब्रिटेन में। तो संसदीय व्यवस्था से जुड़ी हुई अधिकतर चीज़ें जो हैं वो ब्रिटेन से ही ली गई हैं। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया प्रोसेस स्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो है वो ब्रिटेन से, विधि निर्माण की प्रक्रिया जो है ब्रिटेन से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान से ली गई है। ठीक है, तो विधि निर्माण की प्रक्रिया यानी कि विधि का निर्माण कैसे किया जाएगा वो ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन विधि द्वारा स्थापित यानी कि कानून द्वारा जो प्रक्रिया बनाई गई है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया जापान से। यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बॉक्स में दे रखा है, बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, यहाँ से भी हम इसको देखेंगे। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रभावित है या प्रेरित है? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका से आप देखेंगे तो जितने भी न्यायालय से संबंधित प्रावधान हैं, जितने भी मौलिक अधिकार से संबंधित प्रावधान हैं, ठीक है, वित्तीय आपातकाल, वो भी कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। तो इस तरीके से न्यायालय या राष्ट्रपति से संबंधित हो, उपराष्ट्रपति से संबंधित हो, राष्ट्रपति पर महाभियोग हो, या फिर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया हो, न्यायिक पुनरावलोकन हो, ये सारे प्रावधान जो है न्यायालय से जुड़े हुए जितने भी प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो सारे प्रावधान लिया गया है यूएसए यानी कि अमेरिका से। ठीक है, चलिए हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा कि कौन कौन से देश से क्या क्या चीज़ें और ली गई हैं। तो यहाँ पर दे रखा है देश और यहाँ पर प्रावधान। सबसे पहले हम देखते हैं अमेरिका से कौन कौन सी चीज़ें ली गई है। प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग जो हैं ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। अमेरिका में लिखा हुआ है हम अमेरिका के लोग, इस तरीके से। तो मूल अधिकार जो है ये भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद या फिर और यथोचित विधि प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें जो हैं न्यायालय से जुड़ी हुई चीज़ें जितनी भी है, न्यायालय, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अधिकतर चीज़ें संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ब्रिटेन से देखें तो ब्रिटेन में विधि का शासन, ब्रिटेन से विधि का शासन, इसके अलावा एकल नागरिकता, इसके अलावा संसदीय शासन प्रणाली, द्विसदनीय व्यवस्था, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका और संसदीय विशेषाधिकार, यानी कि जितने भी संसद से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, द्विसदनीय व्यवस्था संसद से जुड़ी हुई है, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई है? तो वो सारी चीज़ें ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में ही सबसे पहले संसद का आविष्कार हुआ था। दक्षिण अफ्रीका से जो है वो मैंने आपको बताया है कि एक तो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। कनाडा,
कनाडा से हमने देखा था कि जहाँ पर केंद्र और राज्य यानी कि संघीय व्यवस्था के जो जितने भी स्वरूप होंगे वो कहाँ से लिए गए हैं, कनाडा से। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णयन, संघात्मक विशेषताएं, ये सारी जो विशेषताएं हैं वो कहाँ से ली गई हैं, तो कनाडा के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से जो है समवर्ती सूची हमने देखा था, व्यापार वाणिज्य एवं सामान्य की समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, जो राष्ट्रपति बुलाता है, उसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो याद रखने वाली है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, साथ ही साथ राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। यहाँ पर नामांकन है, वहाँ पर नियुक्ति है, निर्वाचन है। हमने देखा था जो ब्रिटेन में था वो क्या था, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। लेकिन जब हम आयरलैंड में आ रहे हैं तो यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन नहीं बल्कि नामांकन है। तो यहाँ पर थोड़े छोटे छोटे जो डिफरेंसेस है उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रांस। फ्रांस से क्या लिया गया, तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। रूस की बात करें तो रूस से मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का जो आदर्श दिया गया है वो भी रूस से लिया गया। जर्मनी से आपातकाल प्रावधान और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं अलग अलग देशों से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम भारतीय संविधान के भाग। यहाँ पर हालांकि भारतीय मूल संविधान में कितने भाग थे, तो मूल संविधान में जो है वो 22 भाग थे और अभी भी 22 भाग बने हुए हैं, ठीक है। तो इस 22 भाग में 22 के 22 भाग हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट भाग है वो आपको बता दूंगा जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। भाग 1, भाग पहला, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। भाग 2 जिसमें नागरिकता का वर्णन है। भाग 3 जिसमें मूल अधिकारों का वर्णन है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। भाग 4 का क जिसमें मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। भाग 5 संघ और भाग 6 राज्यों का वर्णन उसमें किया गया है। तो 1 से 6 तक आपको याद करना ही करना है और ये याद आपको होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो आप याद कर सकते हैं भाग 15 जिसमें निर्वाचन, भाग 15 में क्या दिया गया है, निर्वाचन। भाग 15 निर्वाचन, भाग 17 जिसमें राजभाषा का वर्णन, भाग 18 जिसमें आपातकालीन उपबंध दिया गया और भाग 20 जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। तो आपको याद क्या करना है, 1 से 6, एक और चीज़ है 9वां जिसमें पंचायतों की व्यवस्था की गई है। भाग 9 जिसमें पंचायती राज का वर्णन किया गया है। तो 1 से 6 भाग 9, उसके बाद में 15, फिर 18, 17 और फिर 20। इसके अलावा भी अगर आप देखना चाहें तो और भी चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं एक बार, लेकिन ज़्यादा जो फोकस करना है आपको ये इन्हीं भागों पर करना है जो मैंने आपको अभी बताया है। यहाँ पर एक चीज़ और दे रखा है कि भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। नेक्स्ट हम आते हैं भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ। अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान जो मूल संविधान था, जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था उसको हम मूल संविधान कहते हैं। तो मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियों का वर्णन है, 12 अनुसूचियाँ हो गई है। तो भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 8। वर्तमान में कितनी हैं, 12। भारतीय संघ में नए राज्यों के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है, तो प्रथम अनुसूची में। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है।
जो पहला अनुसूची है उसमें जितने भी राज्य हैं उनका गठन, उनके नाम में परिवर्तन, ये सारी चीज़ों का प्रावधान कहाँ पर किया गया है? प्रथम अनुसूची में। और राज्यों के नाम में परिवर्तन, उसकी सीमा में परिवर्तन, नए राज्यों का गठन, ये सब करने का अधिकार किसके पास है? तो वो है संसद के पास। ये भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर चूँकि मैं जो है वन लाइनर के साथ साथ में एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ आपको। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो जो है वो पहुँच सके। नेक्स्ट अगर हम देखें तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो पहली जो अनुसूची थी, 9वीं अनुसूची जो थी, वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ा गया था, जिसमें भूमि संबंधी जो है वो प्रावधान किए गए थे। ठीक है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किया गया है? तो 5वीं जो अनुसूची है उसमें अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में विशेष प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो वो है 7वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तो वो 9वीं अनुसूची में। भूमि सुधार जो था उसको 9वीं अनुसूची के तहत डाला गया। मैं यहाँ पर 1 से 12 तक आपको अनुसूचियाँ पहले करवा देता हूँ, उसके बाद में आप देखिएगा, थोड़ा आसानी से ये आपको समझने में आसान होगा। पहली अनुसूची जो है उसमें राज्य केंद्र एवं उसके क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। राज्य केंद्र के क्षेत्रों का वर्णन। दूसरी अनुसूची में जो है वो वेतन भत्ते, जितने भी सरकारी पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्तों का वर्णन किया गया है, वेतन भत्ते। तीसरी जो अनुसूची है उसमें जितने भी पदाधिकारी हैं गवर्नमेंट, उनके शपथ का वर्णन किया गया है। चौथी जो अनुसूची है उसमें राज्यसभा में सीटों का वर्णन किया गया है कि कौन से राज्यों का कितना राज्यसभा में सीटें होंगी, उसका वर्णन किस में किया गया है? चौथी अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के क्षेत्र और उनके प्रशासन का वर्णन किया गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र और उनके प्रशासन का वर्णन कहाँ है? तो 5वीं अनुसूची में। 6ठी अनुसूची में 4 अनुसूचित क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। कौन कौन सा है वो? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, ये 4 क्षेत्र हैं। इन 4 क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। 7वीं अनुसूची जो है उसमें सूचियों का वर्णन किया गया है, जो 3 सूचियां दिए गए हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में राजभाषा का वर्णन किया गया है, जिसमें 22 भाषाओं का वर्णन है। इस राजभाषा में अंग्रेजी जो है वो राजभाषा के रूप में सम्मिलित नहीं है। 9वीं अनुसूची जो है वो जोड़ा गया था 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से। भूमि सुधार का मुद्दा जो है उसमें शामिल किया गया है। 10वीं अनुसूची जो जोड़ा गया 1985 में, ये था दल बदल से। 10वीं अनुसूची दल बदल। 11वीं अनुसूची, इसमें पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है 11वीं में, और ये 74वां संविधान संशोधन जो है उसके माध्यम से किया गया। 12वीं अनुसूची नगर पालिका, नगरों में जो है वो स्थानीय शासन का प्रावधान किया गया है। ये भी 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसका प्रावधान किया गया है। और ये कब किया गया? 1993 में। तो यहाँ से पर मैंने 1 से 12 तक आपके अनुसूचियाँ बता दी है। यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ा सा और। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, और 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। 10वीं अनुसूची में किसका
वर्णन है तो दल बदल का। यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली बात है, अंग्रेजी जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपका अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण दिया हुआ है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर अनुसूचियाँ दी हुई है, संबंधित विषय और संबंधित अनुच्छेद। पहली अनुसूची, राज्य संघ क्षेत्रों का वर्णन, उनका नाम और उनकी सीमाओं का वर्णन किया गया, और ये कहाँ तक अनुच्छेद है, 1 से 4 अनुच्छेद तक है। दूसरी अनुसूची, इसमें वेतन और भत्ते, जितने भी पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्तों और पेंशन का वर्णन किया गया है। कौन कौन से पदाधिकारी, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन सभी के वेतन और भत्ते और पेंशन के बारे में जो वर्णन है वो कहाँ किया गया है, दूसरी अनुसूची में। ठीक है, तीसरी अनुसूची में क्या किया गया है, शपथ और प्रतिज्ञानों का प्रारूप जो है वो दिया गया है। चौथी अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है, यानी कि राज्य और केंद्रों का जो है राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी उसका वर्णन कहाँ पर किया गया है, चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में जो है अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान हैं। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। सातवीं अनुसूची, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें आपको संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची यानी कि तीनों सूचियों का वर्णन कहाँ पर किया गया है, तो वो सातवीं अनुसूची में। एक चीज़ और है, यहाँ पर टैक्स और कर जो है सरकार द्वारा जो लिया जाता है इसका प्रावधान यानी इसका वर्णन भी कहाँ पर किया गया है, सातवीं अनुसूची में किया गया है। आठवीं अनुसूची, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची किसमें शामिल है, तो आठवीं अनुसूची में। नौवीं अनुसूची में क्या है, तो भूमि सुधार संबंधी प्रावधान जो है वो नौवीं अनुसूची में दिया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान किया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियां व उत्तरदायित्व का निर्धारण किया गया है, और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ा गया। जो 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सी भाषा को जोड़ा गया था, 22वां जो भाषा बनाया गया, सिंधी भाषा को। ठीक है, तो ये है हमारी अनुसूचियों से संबंधित। नेक्स्ट जो है वो है भारतीय संविधान की विशेषताएं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए हम बात करते हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं की। अगर हम बात करें भारतीय संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है, इंडिया दैट इज़ भारत, भारत अर्थात इंडिया, इस रूप में हमारे संविधान में जो है भारत का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो वो है संसदनात्मक शासन प्रणाली। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ठीक है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व एकल कार्यपालिका है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है, वो है न्यायिक समीक्षा। भारत में न्यायिक समीक्षा जो है वो देखने को मिलती है। भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है, यानी कि भारत का जो संविधान वो परिसंघीय यानी कि संघ की तरफ ज़्यादा रुख करता है। ये किससे संबंधित है, तो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से ये निर्धारित होता है। अगर हम देखें तो यहाँ पर भारतीय संविधान के कुछ मूल्य दे रखे हैं। कौन कौन से मूल्य हैं, जो इनका तत्व सार तत्व है वो है स्वतंत्रता,
भारतीय संविधान की जो एक प्रमुख विशेषता है वो स्वतंत्रता है। यहाँ पर लोगों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक। ठीक है, तो ये भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ग्रैनविल ऑस्टिन ने। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो अनुच्छेद थे 395 और अनुसूचियां थी 8। अनुच्छेद हालांकि वर्तमान समय में भी 395 हैं, लेकिन अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 8 से कितनी हो गई है? 12। सर्वप्रथम कांग्रेस ने किस अधिवेशन में जनगण मन गाया था? मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम 1911 में जनगण मन यानी राष्ट्रीय गान को गाया था। राष्ट्रीय गान के गायन का मानक समय कितना है? तो वो है 52 सेकंड, यानी कि 52 सेकंड में राष्ट्रीय गान पूरा होता है हमारा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग क्यों कहा जाता है? तो संविधान की जटिलता के कारण। ऐसा माना जाता है कि ये जो संविधान लिखा गया है ये आम जनता के समझ से परे हैं, इसीलिए इसको वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। SR बम्बई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। तो ये कोटेशन याद रखिएगा कि भारतीय संविधान को परिसंघात्मक संविधान कब कहा गया या किस मामले में कहा गया था? तो SR बम्बई बनाम भारत संघ 1994 का जो मामला आया था उसमें। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? ये कथन है KC बियर का। भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। किसका कथन है ये? KC बियर का। भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। यहाँ पर संघ और राज्यों के लिए मात्र एक ही संविधान है, इसी वजह से भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। तो यहाँ पर क्वेश्चन यह आ सकता है कि भारतीय संविधान की विशेषताओं में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? भारतीय संविधान अंशतः कठोर है, भारतीय संविधान अंशतः लचीला है, या भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है और इस तरीके से फंसाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का। नेक्स्ट कोटेशन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसका कथन है? KC बियर का। KC बियर ने एक और कहा था कि भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो वो है जनता। राजनीतिक सत्ता का जो प्रमुख स्रोत है वो जनता माना जाता है। आगे अगर हम बात करें, कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशन है। तो ये किसका कोटेशन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, ये भी किसका कोटेशन है? तो ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कोटेशन है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशन, महात्मा गांधी ने। बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो किसने कहा है? ग्रैनविल ऑस्टिन ने। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में।
आगे देखते हैं, बॉक्स में दे रखा है कुछ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा की में बेशक मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। भारत के का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। भारत के का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? स्पोक्स कितने हैं? तो वो है 24। तो ये आप ध्यान रखें। आगे हम बात करते हैं 7वीं अनुसूचियों के बारे में कि 7वीं अनुसूचियों में क्या क्या चीज़ें प्रमुख है, क्योंकि 7वीं अनुसूची जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें अलग अलग अनुसूचियों का वर्णन किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। ठीक है, तो इन अनुसूचियों का वर्णन 7वीं अनुसूची में किया गया है। इसी वजह से इसको जो है थोड़ा सा अलग से 7वीं अनुसूची को पढ़ने के लिए दिया गया है। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस अनुसूची का विषय है? समवर्ती सूची का। सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? तो ये है समवर्ती सूची का। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन और आपराधिक मामले, ये सब किस में शामिल है? समवर्ती सूची। एक चीज़ और मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ पहले। संघ सूची में जितने भी विषय हैं, संघ सूची में जितने भी विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद यानी केंद्र को है। राज्य सूची में जितने भी विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो वो है राज्यों के पास। और समवर्ती सूची में जितने भी विषय हैं, समवर्ती सूची में जितने भी विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? दोनों के पास। केंद्र और राज्य दोनों ही उस पर कानून बना सकता है। लेकिन अगर दोनों के कानूनों में अंतर्विरोध आ जाए तो उस टाइम पर सर्वमान्य जो कानून होगा, जो मान्य कानून होगा, वो होगा केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार का कानून माना जाएगा और राज्य सरकार का कानून रद्द हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा जो है वो किस सूची का विषय है? वो समवर्ती सूची का, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों ही इस पर कानून बना सकते हैं। ठीक है, बॉक्स में दे रखा है शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था। इसे 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? ये है राज्य सूची के अंतर्गत। रेलवे पुलिस, यहाँ पर रेलवे पुलिस की बात की जा रही है, रेलवे की बात नहीं। रेलवे पुलिस या फिर नॉर्मल जो पुलिस है वो भी किस सूची में शामिल है? तो वो भी राज्य सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। कृषि भारतीय संविधान के किस सूची का से संबंधित है? तो वो भी राज्य सूची से संबंधित है। कृषि का मामला जो है वो किससे संबंधित है? राज्य सूची से। पंचायती राज, ये ऑब्वियस ही बात है, समझ में आ रहा है कि ये पंचायती राज राज्यों में ही है, तो वो राज्य सूची का विषय है। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान के समवर्ती सूची की सूची 3 यानी कि समवर्ती सूची में दी गई है। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची यानी कि समवर्ती सूची में शामिल है। विवाह विच्छेद, तलाक और गोद लेना, ये सभी चीज़ें संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया? तो ये भी आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत। यहाँ पर दे रखा है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो इसमें कौन कौन से विषय शामिल हैं इसके बारे में आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक एक चीज़ों को यहाँ पर रीड करने की आवश्यकता नहीं है, तो आप इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में
52 विषय हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उद्देशिका, प्रीएम्बल, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। और इसको करने के लिए आपको ये उद्देशिका याद होना चाहिए। अगर आप इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहते तो ये प्रीएम्बल जो है आपको रटा हुआ होना चाहिए, जुबान पे होनी चाहिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए यहाँ तक कम से कम तुम्हें याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो आप प्रीएम्बल से क्वेश्चंस गलत नहीं कर सकते, गलत होगा ही नहीं। देखिए कैसे यहाँ पर क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं। तो क्वेश्चंस बनता है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में या प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो कौन से कितने प्रकार के न्याय है यहाँ पर? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये 3 प्रकार के न्याय की बात की गई। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है। कौन कौन सा? अभी देखते हैं। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार के। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बातें की गई है। कितने प्रकार के समानता की बात की गई है? तो 2 प्रकार के समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। यहाँ से क्वेश्चंस कंफ्यूज करते हैं। क्वेश्चन आता है कि निम्न भारतीय जो प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना है, निम्न में से किस न्याय की बात नहीं की गई है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय या फिर धार्मिक न्याय। तो यहाँ से क्वेश्चंस गलत होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, तो क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। इसके अलावा और भी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ से वो मैं बता देता हूँ। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत हुआ था? ये मैंने आपको बता दिया था। 13 दिसंबर 1946 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। इसको स्वीकार कब किया गया था संविधान सभा द्वारा? तो 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो ये है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित करता है। और पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब है? कि भारत का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा। आगे देखते हैं हम। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस विवाद में कहा गया? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारती विवाद जब आया था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद जब आया था 1973 में, तो वहाँ पर यह बताया गया कि भारतीय संविधान में परिवर्तन तो किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन इसका जो मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और इसी वजह से और ये बोला गया कि जो प्रस्तावना है इसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है। इसी वजह से 1973 में ये जजमेंट आता है और 1976 में 42वां संविधान संशोधन पारित होता है और भारत में उद्देशिका में एक संशोधन किया जाता है। तो अभी तक भारतीय प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो 1 बार संशोधन किया गया है। कब किया गया है? 42वां संशोधन 1976, और उसमें 3 वर्ड जोड़ा गया था। कौन कौन सा? तो वो मैं आपको बता देता हूँ। पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और गणतंत्र। तो ये 3 चीज़ें जो हैं वहाँ पर जोड़ा गया था, ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो
तो ये उद्देशिका जो है उसको क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य अधिकतम संख्या के लिए अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है, तो अधिकतम जनसंख्या के लिए अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं होगा, यानी कि जो भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो वंश पर आधारित नहीं होगा बल्कि उसका चुनाव किया जाएगा। ठीक है, जैसे हम ब्रिटेन में देखते हैं तो वहाँ का जो राष्ट्रपति है, जो प्रमुख होता है, हेड होता है, वो क्या है, वो वंशानुगत होता है। इसी वजह से वो उसको लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक राज्य नहीं कहा जा सकता। आगे हम देखते हैं। वीडियो लंबा होगा क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको जो है 2-3 वीडियो में इसको समाप्त करना है, इसी वजह से ये वीडियो लंबी हो रही है। भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ है कि भारत में जो राज्य है उसका कोई भी अपना धर्म नहीं होगा, वो किसी भी एक धर्म का पक्ष नहीं लेगा। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? 1917 की क्रांति से। रूसी क्रांति जो हुई थी 1917 में, वहाँ से ये सारी चीज़ें ली गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? तो ये प्रस्तुत किया था SR बम्बोई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में, और इसमें कहा था कि जो उद्देशिका है वो संविधान का एक अभिन्न अंग है। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। सार्वभौमिकता का सिद्धांत इसको कहते हैं। भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है किससे? हम भारत के लोग से। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम, लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। लोक कल्याण जो शब्द है भारत की प्रस्तावना में कहीं पर भी इसका वर्णन नहीं किया गया। कहाँ पर इसका वर्णन? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? मैंने आपको पहले ही बता दिया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसका विस्तार कहाँ है? मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में एवं मौलिक कर्तव्यों में। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श और उद्देश्यों को बताया गया है कि हम भारत के लोग, भारत को स्वतंत्र, ये एक तरीके से उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये सारे जो अधिकार और स्वतंत्रता की बात की गई है, उन सब का वर्णन कहाँ पर है? तो ये है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है उसकी संप्रभुता। समाजवादी, अखंडता एवं पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था। मैंने आपको बताया कि संविधान की प्रस्तावना में मात्र एक बार संविधान संशोधन हुआ है। वो कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की है? के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को यानी प्रस्तावना को जो है वो राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? बेरूबारी संघ मामले में, यानी बेरूबारी जो मामला आया था 1960 में, उसमें क्या बोला था न्यायालय ने
की प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है, इसी वजह से उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन केशवानंद भारती जो मामला आया उसमें बताया गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है, इसी वजह से उसमें संशोधन किया गया। आगे देखते हैं, संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार, ये कोटेशन किसने दिया है या किसने कहा है? तो कृष्ण स्वामी अय्यर ने। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड टेरिटरीज। तो चलिए हम इसको आगे देखते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बात करते हैं, ये बॉक्स में जो दिया हुआ है अनुच्छेद 1 क्लॉज 3, भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न क्षेत्र शामिल होंगे। कौन कौन सा होगा? राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। ठीक है, तो राज्यों का राज्य क्षेत्र, संघ केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्र और ऐसे नए नए राज्य जिनको भारत में शामिल किया जाएगा, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? भारत का राज्य क्षेत्र कहलाएगा। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये किसे प्राप्त है? संसद को। भारत के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा, क्या होगा? भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी शामिल है। आगे देखते हैं, नए राज्यों के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? यानी नए नए राज्यों का जो गठन होता है वो राज्य बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो फजल अली आयोग, जिसे हम राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से भी जानते हैं, उसका गठन हुआ था 1953 में। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? तो 1 नवंबर 1956 को जब राज्य पुनर्गठन आयोग का काम पूरा हुआ तो उस टाइम पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो शामिल था। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? तो ये 46वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये होता है राष्ट्रपति के द्वारा। आगे हम देखते हैं, जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद को सैन्य कार्यवाही के आधार पर और जम्मू एंड कश्मीर को जो है वो विलय पत्र के माध्यम से भारत में शामिल किया गया था। तो जूनागढ़ रियासत को कैसे भारत में मिलाया गया? तो जनमत संग्रह के बाद, हैदराबाद को सैन्य कार्यवाही करके और जम्मू कश्मीर का जो पार्ट था उसको विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। ठीक है, आगे हम देखते हैं, थोड़ा सा इधर रह गया था, इसको भी हम देख लेते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितने सीटें आरक्षित हैं? तो वो अधिकतम 20 सीटें आरक्षित है लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब हुआ? आपको पता होगा कि जम्मू और कश्मीर का जो है अलग करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में विभाजित कर दिया गया और ये विभाजन कब हुआ? तो 31 अक्टूबर 2019 को। यहाँ पर दिया गया है
संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इधर दे रखा है अनुच्छेद और इधर है विषय वस्तु। अनुच्छेद 1 जो है उसमें क्या दे रखा है, तो संघ के क्षेत्र का नाम क्या है, संघ के क्षेत्रों का जो नाम है वो किस में है, अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार, यानी कि नए राज्यों के स्थापना का जो अधिकार संसद को दिया गया है वो किस अनुच्छेद के तहत मिला है, तो अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 3 नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफलों में सीमा अथवा नामों में परिवर्तन। नए राज्य जो बनाए जाते हैं, नए राज्यों की स्थापना, वर्तमान जो राज्य हैं उनके क्षेत्रफल में परिवर्तन, उनके सीमा में परिवर्तन और उनके नामों में परिवर्तन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 4 क्या कहता है, अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिसके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक अनुषांगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके। तो ये 3 अनुच्छेद जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा, यानी कि ऐसे कौन कौन से राज्य थे जिनको राज्य का दर्जा दिया गया और कब दिया गया। तो असम को जो है राज्य का दर्जा 1969 में, नागालैंड को भी 1969 में, हिमाचल प्रदेश को 1971 में, मणिपुर 1972 में, मेघालय को 1972, त्रिपुरा को 1972, सिक्किम को 1975 और 76, मिज़ोरम को 1986 और 87 और अरुणाचल प्रदेश को 1986 और 87 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। इसको याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक जो है वो नहीं है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पर इसको याद करने के लिए जो क्षेत्रीय परिषदें हैं इसको आसानी से याद किया जा सकता है। तो क्षेत्रीय परिषद जो है 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, इसका जो मुख्यालय बनाया गया वो नई दिल्ली को। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में उत्तर भारत के जितने भी स्टेट हैं वो शामिल हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़। तो उत्तरी जो क्षेत्रीय परिषद है उसमें उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं उनको शामिल किया गया, उत्तर भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया, तो वो नई दिल्ली को इसका मुख्यालय बनाया गया। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, इसमें जो मिडल पार्ट का जो भारत है, मध्य भारत, वो क्षेत्र जो है इसमें शामिल है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। और इसका जो राजधानी बनाई गई, मुख्यालय जो बनाया गया वो था प्रयागराज। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय कोलकाता को बनाया गया। इसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम को शामिल किया गया। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, मुख्यालय मुंबई। इसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर व नागर हवेली तथा दमन और द्वीप। इसके अलावा लास्ट जो है दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, इसमें दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं उनको शामिल इसमें किया गया। मुख्यालय चेन्नई। कौन कौन से राज्य शामिल हैं, तो वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी जो संघ है और तेलंगाना। तो ये क्षेत्रीय परिषद 5 क्षेत्रीय परिषदों में पूरे भारत को बांटा गया और उसके बाद में उनका मुख्यालय जो है वो निर्धारित किया गया। दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। यहाँ पर दे रखा है भारत के 28 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। तो 28 राज्यों के बारे में आप भली भांति जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा और मैप के थ्रू इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपको याद होंगे। इसकी राजधानियाँ भी यहाँ पर दी हुई है। हम बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों में अभी परिवर्तन हुआ है और उसकी राजधानियों की हम बात कर लेते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान व निकोबार, इसकी जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। जिलों की संख्या इसमें है 3 जिले जो हैं इसमें शामिल हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी जो है वो चंडीगढ़ ही है और इसमें कितने ज़िले हैं, तो मात्र 1 ज़िला है। दादर व नगर हवेली तथा दमन व द्वीप दोनों को मिला दिया गया है। पहले दादर व नगर हवेली जो था वो
दादर नगर हवेली और दमन और दीप ये अलग अलग 2 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, लेकिन इसको 31 अक्टूबर 2019 को इसको एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो दादर व नगर हवेली तथा दमन और द्वीप जो है उसकी राजधानी बनाई गई दमन को, और इसमें कितने ज़िले हैं, तो 3 ज़िले हैं। दिल्ली की राजधानी आप सबको पता होगा नई दिल्ली, इसमें ज़िलों की संख्या 11 है। लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी राजधानी है कवरत्ती, और इसमें मात्र एक एक ज़िला है। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी, और इसमें 4 ज़िले हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है वो श्रीनगर को बनाया गया है, और इसमें ज़िलों की संख्या 22 है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें सबसे अधिक ज़िले हैं, तो वो है जम्मू और कश्मीर। लद्दाख, इसकी राजधानी बनाया गया लेह को, और इसमें कितने ज़िले हैं, 2 ज़िले हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नागरिकता, सिटीजनशिप। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। 5 प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। एक तो जन्म के द्वारा, दूसरा वंशाधिकार द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा और भूमि के अर्जन द्वारा। यानी कि अगर आपका जन्म भारत में होता है तब तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, बशर्ते आपके मदर या फादर में से कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, और ऐसे में अगर आपका जन्म होता है भारत में तब जो है आपको नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा वंशाधिकार द्वारा, यानी कि आपके जो पूर्वज हैं वो अगर भारत में रहते हुए आ रहे हैं तो आपको भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तीसरा है पंजीकरण द्वारा, आप अपना पंजीकरण करवाएंगे और 7 साल तक अगर आप भारत में रहते हैं तो आपको नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। देशीयकरण द्वारा, और एक और है भूमि के अर्जन द्वारा। अगर आप भूमि खरीदते हैं भारत में तब भी भारत की नागरिकता आपको प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करती है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करती है, और एकल नागरिकता की जो अवधारणा है वो कहाँ से ली गई है, तो वो ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता को अपनाया गया है, और यहाँ पर आप जैसे कि बताया गया संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया है। नेक्स्ट, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है, तो वो हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान। इन तीनों देशों से आने वाले हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई, इन 6 धर्मों से संबंधित लोगों को भारत में नागरिकता प्राप्त की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है, तो परित्याग द्वारा, जब व्यक्ति खुद छोड़ना चाहे, पर्यवसान द्वारा, या फिर वो व्यक्ति देश छोड़कर जो है वो चला जाता है, और वंचना के आधार पर, या फिर देश जो है उस व्यक्ति को देश निकाला दे देता है। तो इस 3 आधार पर भारत की नागरिकता छीन सकती है किसी व्यक्ति की। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, तो 7 वर्ष। अगर आप भारत से बाहर लगातार 7 वर्षों तक रहते हैं और आपका कनेक्शन भारत से नहीं होता है तो 7 वर्ष के बाद आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है, तो ये प्रति 2 वर्ष बाद मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कितने वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है, 2 वर्षों के अंतराल पर। आइए थोड़ा सा और हम देखते हैं। नागरिकता से संबंधित कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर दिया गया है। अनुच्छेद 5 क्या कहता है, संविधान लागू होने के समय नागरिकता। अनुच्छेद 5 के तहत जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम पर जो भी व्यक्ति भारत में था उन सभी को नागरिकता प्रदान की गई, और वो किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 5 के तहत।
पाकिस्तान से भारत को प्रवचन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार, यानी पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है? तो अनुच्छेद 6 के तहत। अनुच्छेद 7 के तहत पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार, यानी कि अगर भारत से कोई व्यक्ति पाकिस्तान में जाता है, पाकिस्तान से अगर आता है भारत में, तो भी उनको अनुच्छेद 7 के तहत जो है नागरिकता दी जाएगी। 8वां, भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। भारत के बाहर रह रहे लोगों को नागरिकता किस आधार पर मिलता है? तो वो 8वें अनुच्छेद के तहत। अनुच्छेद 9, जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 9 के तहत। अनुच्छेद 10, नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता। और अनुच्छेद 11, संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन, यानी कि नागरिकता अधिकारों में संशोधन या फिर उसमें नियम कानून में परिवर्तन कौन कर सकता है? तो संसद। वो किस अनुच्छेद के तहत? 11 के तहत। क्लियर है? आगे बात करते हैं, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? तो ये है दोहरी नागरिकता से संबंधित है। बॉक्स में दिया हुआ है, किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंक में धन जमा करके भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो मैंने आपको बता दिया है, ब्रिटेन से। भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता कृषि भूमि। ठीक है, भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता। क्या नहीं खरीद सकता? कृषि भूमि। यहाँ पर जो है तुलना की गई है किनके बीच में? तो अप्रवासी भारतीय, भारतीय मूल के व्यक्ति और विदेशी भारतीय। तो परिभाषा पहले देख लेते हैं। भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अप्रवासी भारतीय कहते हैं, और भारतीय पासपोर्ट का धारक होता है ये। भारतीय मूल के व्यक्ति कौन होते हैं? तो स्वयं या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है, वह वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त की हो। यानी कि भारतीय मूल का व्यक्ति कौन होता है? वो या तो खुद या उसका कोई पूर्वज जो है वो भारत का नागरिक पहले रह चुका हो, लेकिन वर्तमान समय में वो किसी और देश का नागरिक बन चुका है। विदेशी भारतीय नागरिक, एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्डधारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो। यानी कि विदेशी भारतीय नागरिक वो होंगे जो वो व्यक्ति होगा तो किसी और देश का, लेकिन उसने पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो। नागरिकता की अर्हता क्या होती है? ये भारतीय नागरिक ही हैं। कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। ये लोग जो है भारतीय मूल के व्यक्ति कम से कम लगातार अगर 7 वर्ष भारत में रहते हैं तो ये फिर से आवेदन करके भारत के नागरिक बन सकते हैं। संविधान लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिक था उस भूभाग का जो स्वतंत्रता बाद भारत का अंग बना। संविधान लागू होने के टाइम या उसके बाद कोई व्यक्ति नागरिक बन गया हो या फिर उस क्षेत्र पर बसा हुआ हो जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का अंग बना हो, तो उन लोगों को भी भारत की नागरिकता, उन लोगों को विदेशी भारतीय नागरिक कहा जाता है। प्राप्त होने वाले लाभ, कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं इन तीनों को? तो अप्रवासी जो भारतीय होते हैं उनको सभी लाभ जो सामान्यतः भारतीय नागरिकों को प्राप्त होता है वे सभी लाभ इनको भी प्राप्त होता है अप्रवासी भारतीयों को। भारतीय मूल के व्यक्तियों को कोई विशेष लाभ नहीं मिलता है और ना ही इनको कोई विशेष लाभ मिलता है। वीज़ा, इनके लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है अप्रवासी भारतीयों के लिए, लेकिन भारतीय मूल के व्यक्ति जो अब किसी और देश में रह रहे हैं उनके लिए वीज़ा की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ ये जो हैं विदेशी भारतीय नागरिक ये जीवन भर बिना वीज़ा के आ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने भारतीय नागरिकता पंजीकरण के माध्यम से प्राप्त की हुई है। मताधिकार, इनको मताधिकार दिया गया है किनको? अप्रवासी भारतीयों को। भारतीय मूल के व्यक्ति को जो किसी और देश में जाकर बस चुका है उनको जो है मताधिकार नहीं दिया गया है, और विदेशी भारतीय नागरिकों को भी मताधिकार का अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं।
LM सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से लगभग हर एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलता है। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो आपको पता होगा कि हमारे संविधान में प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया था, यानी भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से 7वां जो मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया और उसको मात्र एक कानूनी अधिकार या फिर वैधानिक अधिकार बना दिया गया और उसको 300A में डाल दिया गया। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और वर्तमान समय में भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो वो हैं 6। तो चलिए हम इसको देखते हैं थोड़ा सा। आप वीडियो को शेयर करते रहिएगा। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो भाग 3 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है और मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में किया गया है। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो ये प्रदान की गई है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। बॉक्स में दिया गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 जो है, जो भी नियम कानून बनाए गए हैं संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा, उस पर प्राथमिकता प्रदान करता है किसको? मौलिक अधिकारों को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करना है? तो वो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में किया गया है? अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। तो समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में गया है। 14 में क्या दिया गया है? तो कानून के समक्ष समानता। क्या है? कानून के समक्ष समानता। 15 में क्या है? लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव की मनाही। 16 में क्या है? तो वो है अवसरों की समानता। 17 में अस्पृश्यता का अंत और 18 में है उपाधियों का अंत। तो इस प्रकार से 14 से 18 के बीच का जो अधिकार है उसको समानता का अधिकार कहा जाता है और उसमें 14 से 18 के बीच में अलग अलग अधिकार प्रदान किया गया है। आगे अगर हम देखें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? तो जैसा कि अभी मैंने बताया, अनुच्छेद 14। जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 14 तथा 16। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? तो अवसर की समानता की किस में दी गई है? तो वो दिया गया है अनुच्छेद 16 क्लॉज ए और क्लॉज बी में, यानी 1 और 2 में। और 17 में क्या दिया गया है? छुआछूत की समाप्ति और 18 में उपाधियों का अंत। यहाँ पर देखते हैं संवैधानिक उपबंध, यानी कि ऐसे अधिकार
जो केवल भारतीयों को और भारतीयों एवं विदेशियों को मिले हैं। तो हम पहले देखते हैं वो अधिकार जो केवल भारतीय मूल के निवासियों को मिला, यानी भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 15 के तहत जो अधिकार मिला है, यानी कि लिंग, जाति, धर्म के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये अधिकार किसको मिला है? केवल भारतीय नागरिकों को। अनुच्छेद 16 वो क्या कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में जो अवसर की समानता है वो अनुच्छेद 16 के तहत मिलता है, और ये अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। वाक व अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण एवं शास्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण या बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता, यानी कि अनुच्छेद 19 के तहत जो अधिकार दिया गया है, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सभा या सम्मेलन संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भारत के किसी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता, किसी भी क्षेत्र में जाकर बसने की स्वतंत्रता और किसी भी प्रकार का व्यापार करने की स्वतंत्रता, ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 19 के तहत प्रदान किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये अधिकार केवल भारतीयों को मिला है। अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद 30 के तहत केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ये अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है। कुछ अधिकार ऐसे भी हैं जो भारतीयों के साथ साथ में विदेशियों को भी प्राप्त हैं, तो उसको भी हम ज़रा देख लेते हैं कि वे कौन कौन से अधिकार हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो भारतीयों एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता सभी को प्राप्त है। उपाधियों के लिए, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20 ये सभी को प्राप्त है, चाहे वो विदेशी हो या भारतीय। जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 21 ये भी सबको प्राप्त है। शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21A ये भी भारत और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण, अनुच्छेद 22 ये भी सभी को प्राप्त है, भारतीय और विदेशी दोनों को। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 ये भी भारत और विदेशी दोनों को प्राप्त है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कौन कौन से अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। तो 5 अधिकार जो हैं केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ठीक है, इसके अलावा के अधिकार जितने भी अधिकार हैं वो विदेशियों को भी प्राप्त हैं। यहाँ ज़रा देखते हैं हम, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? मैंने आपको बताया अनुच्छेद 17। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? अभी मैंने बताया उपाधियों के अंत से। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है। ठीक है, जिसको 300 क्लॉज ए में रखा गया है, अनुच्छेद 300 क्लॉज ए में रखा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। भारत में के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? ये है अनुच्छेद 19 क्लॉज ए में, जहाँ पर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वहीं पर प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो अंतर्निहित है। तो अनुच्छेद 19 क्लॉज ए। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 19 की, क्योंकि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कौन कौन सा है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 क्लॉज ए, या फिर 1 बोल सकते हैं आप। ठीक है, इसके अलावा शांतिपूर्ण सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 क्लॉज बी।
कोई भी सभा या सम्मेलन या संगठन बनाने की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 क्लॉज सी के तहत दिया गया है। भारत के क्षेत्र में बिना रोक टोक के घूमने का अधिकार जो है, आने जाने का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 क्लॉज डी के तहत दिया गया है। भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी भाग में जाकर निवास करने का अधिकार या बसने का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 क्लॉज ई में दिया गया है। और कोई भी आजीविका के लिए कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार अनुच्छेद 19 क्लॉज जी के तहत प्रदान किया गया है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 20 क्लॉज सी में ये प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्वाभिशासन के से संरक्षण प्रदान करता है? तो वो है अनुच्छेद 20। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 24। आगे हम देखते हैं जरा सा ऊपर। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस बाद में निर्णय के बाद के आधार पर प्राप्त हुआ? तो ये केशवानंद भारती बनाम केरलवाद जब चल रहा था 1973 में, उसी टाइम पर संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त हुआ। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको मौलिक अधिकार से हटाकर वैधानिक अधिकार के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये क्या है? एक वैधानिक अधिकार है, यानी कानूनी अधिकार है। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। तो RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन ये कब प्राप्त हुआ है? 2005 में। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद किया गया है? तो अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 क्लॉज 6 दोनों में। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये है मूल अधिकार अनुच्छेद 300A के तहत। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा का है। तो ये गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। कौन सा अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो ये है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। इन दोनों अधिकारों को छोड़कर बाकी सारे अधिकार जो हैं वो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान समाप्त कर दिया जाता है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? तो वर्ष 1976 में बंधुआ मजदूर अधिनियम उन्मूलन अधिनियम जो है वो पारित किया गया। आगे अगर हम बात करें भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को विदेश की यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करती है? तो वो अनुच्छेद 21 हमने इसको देखा था। आगे देखते हैं।
मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द, ये केवल हिंदू के लिए नहीं बल्कि बौद्ध, जैन और सिख धर्म से तीनों के लिए था। हिंदू जो शब्द है अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त वो बौद्ध, जैन और सिख तीनों धर्मों के लिए भी था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 क्लॉज 1 अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सा अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार, यानी कि कौन से अधिकारों को सुरक्षित किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकारों को। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका, जुडिशरी जो है वो मौलिक अधिकारों का संरक्षक उसे माना गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो मैंने अभी आपको बताया संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को जो है भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना एवं धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। यहाँ पर हमारे 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं और इधर अनुच्छेद दिए गए हैं कि कौन सा अधिकार किस अनुच्छेद तक है। तो समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत प्रदान किया गया है। तो आज हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट जो है इससे आगे का होगा। तो अभी तक अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।